अक्सर जब हम किसी कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं तो एक उम्मीद होती है कि सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट होगा, एकदम इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, मतलब एक फिक्स्ड फॉर्मूला होगा। बिल्कुल, जैसे अगर हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लकीर साफ दिखती है ना? और डॉक्टर तुरंत इशारा करके कहता है, देखिए समस्या यहाँ है। सही बात है, सब कुछ एक स्प्रेडशीट के खानों में बड़े सलीके से फिट हो जाता है। हाँ, लेकिन असल में लग्जरी हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में तो ये तस्वीर बहुत धुंधली हो जाती है। आज का हमारा ये जो विस्तृत विश्लेषण है, ये भारत के लग्जरी हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के एक बहुत बड़े नाम पर केंद्रित है। EIH लिमिटेड। जी, EIH लिमिटेड, जिसे दुनिया ओबेरॉय होटल्स के नाम से ज्यादा जानती है। तो आज इस चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में तेजी से बढ़ते पर्यटन और इस प्रीमियमाइजेशन के बीच EIH लिमिटेड 2026 तक एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। देखिए, इस विश्लेषण को गहराई देने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण वित्तीय रिपोर्ट्स को खंगाला है। इसमें यूनिवर्स, केयर रेटिंग्स, मैक्सिमस सिक्योरिटीज और ईस्टर्न फाइनेंशियर्स जैसी ब्रोकरेज फर्म्स के अनुमान शामिल हैं। काफी सारा डेटा है हमारे पास। बिल्कुल, और साथ ही EIH की अपनी वित्तीय वर्ष 2026 की इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट के आंकड़ों को भी हमने शामिल किया है, ताकि श्रोताओं के सामने तस्वीर पूरी तरह से साफ हो सके। तो किसी भी कंपनी के वित्तीय आंकड़ों या स्प्रेडशीट की चीर-फाड़ करने से पहले मुझे लगता है उस खाई यानी मोट को समझना जरूरी है, जो उसे अलग बनाती है। वॉरेन बफे वाला इकोनॉमिक मोट? हाँ, वही। EIH के मामले में ये उनकी दशकों पुरानी विरासत है, और इस विरासत के केंद्र में है दिवंगत PRS ओबेरॉय और उनका वो ओबेरॉय धर्म। ओबेरॉय धर्म यानी अतिथि ही सब कुछ है। बिल्कुल। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके लिए लग्जरी का मतलब सिर्फ दीवारों पर सोना मढ़ना नहीं था। वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते थे, मतलब कमरे में रोशनी कितनी है, बाथटब की ऊंचाई क्या है, स्विच कहाँ लगे हैं, हर चीज बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। और यही वो जुनून है जो इस सामान्य 5 स्टार होटल और एक अल्ट्रा लग्जरी अनुभव के बीच की लकीर खींचता है। देखिए, जब कोई मेहमान लाखों रुपए खर्च करता है तो वो केवल एक कमरा नहीं खरीद रहा होता, वो एक सीमलेस अनुभव चाहता है। और ओबेरॉय होटल्स की जो प्राइसिंग पावर है वो इसी अनुभव से आती है। सही कहा आपने। और इसी अनुभव के साथ जुड़ी हैं उनकी वो संपत्तियां जिन्हें हम इररिप्लेसेबल एसेट्स कह सकते हैं। जरा आगरा के द ओबेरॉय अमर विलास के बारे में सोचिए। अरे हाँ, जहाँ हर कमरे से सीधे ताजमहल दिखता है। बिल्कुल। या फिर रणथंबोर का वन्य विलास और जयपुर का राजविलास। मैं अक्सर इसे एक दुर्लभ पेंटिंग की तरह देखती हूँ, जैसे पिकासो की कोई कलाकृति हो। बहुत ही सटीक उपमा है ये, है ना? मतलब आज के समय में कोई भी दूसरी कंपनी चाहे कितनी भी पूंजी क्यों न झोंक दे, क्या वो ताजमहल के ठीक सामने दोबारा वैसी ही जगह पर वैसा होटल बना सकती है? बिल्कुल असंभव है। लेकिन एक एनालिस्ट के नजरिए से मेरा सवाल ये है कि शेयर बाजार इस अदृश्य ब्रांड इक्विटी और इन दुर्लभ संपत्तियों की कीमत कैसे तय करता है? क्योंकि यहाँ तो वो एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही। सच कहूँ तो बाजार का नजरिया बहुत ही निर्मम होता है। वो भावनाओं को तब तक महत्व नहीं देता जब तक कि वो ब्रांड बैलेंस शीट पर मुनाफे के रूप में न चमकने लगे। यानी एंड ऑफ द डे कैश इज किंग। बिल्कुल। वो जो अदृश्य जादू है उसे अंततः मार्जिन में तब्दील होना ही चाहिए, और EIH के वित्तीय आंकड़े गवाही देते हैं कि ये जादू अब मुनाफे में बदल रहा है। अगर हम कोविड-19 के दौर को याद करें, कोविड के समय तो हालत ये थी कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर लगभग वेंटिलेटर पर था। मैंने देखा कि वित्तीय वर्ष 2022 में EIH का राजस्व सिकुड़कर बस 185 करोड़ रुपए रह गया था, और मुनाफा सिर्फ 12 करोड़ था। हाँ, लेकिन जब मैंने FY26 के अनुमानित आंकड़े देखे तो ऐसा लगा मानो ये कोई अलग ही कंपनी हो। अनुमान है कि राजस्व 480 करोड़ तक पहुंच जाएगा, जो कि समझ में आता है यात्राएं फिर से शुरू हो गई हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा मुनाफे का है। मतलब FY22 के 12 करोड़ से बढ़कर FY26 में सीधे 135 करोड़ का अनुमान। रेवेन्यू तो सिर्फ 2.5-3 गुना बढ़ रहा है, लेकिन मुनाफा सीधे 10 गुना से ज्यादा। गणित के हिसाब से ये छलांग कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये वो स्थिति है जहां ऑपरेटिंग लीवरेज का इंजन अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा है। इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाँ, प्लीज समझाइए।
लग्जरी होटलों के व्यवसाय का ढांचा ही ऐसा है कि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट बहुत भारी होती है। मतलब अगर अमरविलास में सिर्फ 10 कमरे बुक हैं या 90 कमरे बुक हैं, दोनों ही स्थितियों में आपको पूरा सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग चलाना होगा। जो आपके विश्व स्तरीय शेफ हैं, उन्हें वही भारी सैलरी देनी होगी। हाँ, आप मेहमानों से ये तो नहीं कह सकते कि आज होटल खाली है तो हमने आधा स्टाफ छुट्टी पर भेज दिया है। बिल्कुल नहीं, वो ओबेरॉय धर्म वाली सर्विस तो बरकरार रखनी ही है। इसलिए शुरुआत में जब ऑक्यूपेंसी कम होती है तो ये लागत बहुत चुभती है, लेकिन एक बार जब होटल अपना ब्रेक इवन पार कर लेता है, यानी वो बिंदु जहाँ फिक्स्ड कॉस्ट वसूल हो गई, हाँ, उसके बाद खेल पूरी तरह बदल जाता है। ब्रेक इवन के बाद आने वाला हर नया गेस्ट का पैसा एक बहुत बड़े हिस्से के रूप में सीधे कंपनी के बॉटम लाइन यानी शुद्ध मुनाफे में जुड़ता है। अच्छा, तो ये वजह है कि आज कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 37% के रिकॉर्ड स्तर को छू रहा है। बिल्कुल, 37% मार्जिन। कई बेहतरीन टेक या एफएमसीजी कंपनियों के मार्जिन भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और मैंने उनके रेवेन्यू मॉडल में एक और अच्छी बात देखी। क्या? उनका कुल राजस्व केवल कमरों पर निर्भर नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 48.9% कमरों से आता है और 37.5% फूड एंड बेवरेज यानी खान पान से आता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन संतुलन है। किसी एक सेगमेंट में मंदी आए तो दूसरा बचा लेता है। लेकिन मुनाफे की इस चमकदार तस्वीर के साथ एक पुरानी बीमारी भी तो इस उद्योग से जुड़ी रही है ना? आप आक्रामक विस्तार और कर्ज की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। जब मुनाफा बढ़ता है तो होटल कंपनियां भारी कर्ज लेकर नई संपत्तियां बनाने लगती हैं और मंदी आते ही कर्ज के बोझ तले दब जाती हैं। तो EIH इस जाल से कैसे बच रहा है? यहीं पर EIH की रणनीति में एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट नजर आता है। वे अब एक एसेट हेवी मॉडल से एसेट लाइट मॉडल की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एसेट लाइट मतलब ये कुछ उबर या एयरबीएनबी जैसी रणनीति है? हाँ, काफी हद तक। जहाँ वे खुद की संपत्तियां न खरीदकर सिर्फ ब्रांड और टेक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक अल्ट्रा लग्जरी होटल में ये कैसे काम करता है? यहाँ तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही अनुभव का हिस्सा होती है। देखिए, लग्जरी हॉस्पिटैलिटी में इसे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि EIH अब खुद जमीन खरीदकर करोड़ों रुपए की ईंट गारा लगाकर नए होटल नहीं बना रहे। तो फिर कौन बना रहा है? वे उन निवेशकों या रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ साझेदारी करते हैं। अच्छा। जो पूंजी लगाने को तैयार हैं। हाँ। संपत्तियां किसी और की होंगी, पूंजी कोई और लगाएगा, लेकिन उस संपत्ति का पूरा प्रबंधन EIH करेगा। अरे वाह! और उस पे ओबेरॉय या ट्राइडेंट का बोर्ड लगेगा? बिल्कुल। और इसके बदले में EIH को कुल राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत, जिसे बेस फी कहते हैं, और मुनाफे का एक हिस्सा यानी इंसेंटिव फी मिलता है। ये तो बहुत स्मार्ट है। मतलब ये अपनी उस अदृश्य ब्रांड इक्विटी और विशेषज्ञता का उपयोग करके दूसरों की पूंजी से मुनाफा कमा रहे हैं, वो भी बिना कोई बड़ा वित्तीय जोखिम उठाए। और इसी रणनीति का सबसे बड़ा फायदा उनकी बैलेंस शीट पर साफ दिखाई देता है। आज EIH की बैलेंस शीट एक अभेद्य दुर्ग जैसी है। मैंने पढ़ा था कि वे नेट डेट नेगेटिव हैं। जी हाँ, मार्च 2023 से, यानी उनके पास जो नकद भंडार है वो उनके कुल कर्ज से ज्यादा है। उनका गियरिंग रेशियो मात्र 0.05x है, यानी उधारी लगभग 0 है। बिल्कुल। और शेयर होल्डिंग भी काफी स्थिर है। प्रमोटर की हिस्सेदारी 32.84% है। और एक बहुत दिलचस्प बात, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास भी इसमें 18.83% की बड़ी हिस्सेदारी है। रिलायंस जैसी विशाल कंपनी का समर्थन होना अपने आप में एक बड़ा विश्वास जगाता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा आलोचक बनना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर ब्रांड इतना शानदार है, बैलेंस शीट एकदम साफ है, कर्ज 0 है, तो फिर पिछले 10 सालों में उनके रेवेन्यू की वार्षिक वृद्धि दर सिर्फ 6% क्यों रही है? ये एक बहुत ही पैना सवाल है। मतलब क्या कंपनी विस्तार करने में कुछ ज्यादा ही डरी हुई है? क्योंकि अगर आप आक्रामक तरीके से बढ़ेंगे नहीं तो कोई दूसरी चेन आपका मार्केट शेयर छीन लेगी, है ना? मैं मानता हूँ 6% की वृद्धि दर एक लग्जरी ब्रांड के लिए निराशाजनक लग सकती है। और ये सीधे तौर पर हमें इस विश्लेषण के अगले हिस्से की ओर ले जाता है, जोखिम और कमजोरियां। तो रिपोर्ट्स में सबसे बड़ा जोखिम क्या बताया गया है? EIH के साथ सबसे बड़ा जोखिम है उनके छोटे पोर्टफोलियो का जोखिम। छोटे पोर्टफोलियो से क्या नुकसान है? मुझे तो लगता था कि संपत्तियां कम होने से वो जो ओबेरॉय धार्म है उसे लागू करना आसान होता होगा। आप 500 होटलों में वह गुणवत्ता कैसे बनाए रखेंगे? गुणवत्ता के नजरिए से आपकी बात सही है,
लेकिन वित्तीय जोखिम प्रबंधन में ये एक समस्या है। वर्तमान में EIH के पास लगभग 4,269 कमरे हैं, जो अन्य चेन से काफी कम है। अब मान लीजिए कि किसी एक बड़ी प्रॉपर्टी में रेनोवेशन का काम शुरू होता है या किसी शहर में राजनीतिक तनाव के कारण वो प्रॉपर्टी बंद करनी पड़ती है। ओह, समझ गई। मतलब मुनाफे की पूरी इमारत सिर्फ चंद खंभों पर टिकी है। बिल्कुल, इसे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं। अगर एक भी खंभा हिला तो पूरी वित्तीय स्थिति चरमरा जाएगी। ये तो वाकई एक बड़ा जोखिम है। और इसके अलावा दूसरा बड़ा जोखिम है विदेशी पर्यटकों पर अत्यधिक निर्भरता। उनके लग्जरी रिसॉर्ट्स की एक बड़ी कमाई विदेशियों से आती है, जो लंबे समय तक रुकते हैं और F&B में भी भारी खर्च करते हैं। तो अगर दुनिया में कोई जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है या मंदी आती है तो उसका सीधा असर इन विदेशी पर्यटकों के भारत आने पर पड़ता है। ये एक ऐसा बाहरी कारक है जिस पर कंपनी का कोई नियंत्रण ही नहीं है। कल को कोई नया युद्ध छिड़ जाए तो EIH के मार्जिन पर सीधा प्रहार होगा। एकदम सही। और एक और महत्वपूर्ण जोखिम है सीजनैलिटी का। हाँ, वो अक्टूबर से मार्च वाला समय। जी, भारत में लग्जरी यात्रा का मुख्य समय यही होता है। इस दौरान मौसम अच्छा होता है, भारी कमाई होती है, लेकिन गर्मियों और मानसून के दौरान ऑक्यूपेंसी गिर जाती है। तो इससे उनके तिमाही नतीजे काफी अस्थिर हो जाते होंगे। बिल्कुल, नतीजे काफी लंपी हो जाते हैं। और यहाँ वो ऑपरेटिंग लीवरेज जिसका हमने पहले जिक्र किया था, उल्टी दिशा में काम करने लगता होगा। बहुत खूब पकड़ा आपने। ऑपरेटिंग लीवरेज हमेशा दो तरफा काम करता है। हाँ, मांग गिरेगी तो फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी रहेगी। बिल्कुल, जिसके कारण मार्जिन बहुत तेजी से सिकुड़ जाते हैं। शायद यही कारण है कि कंपनी ने अतीत में कर्ज लेकर आक्रामक विस्तार करने से परहेज किया। उन्होंने अपनी 6% की सुरक्षित विकास दर को ही स्वीकार किया ताकि ब्रांड डाइल्यूट ना हो। सही कहा। ये एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। हमने ब्रांड की ताकत देख ली, अर्थशास्त्र समझ लिया, जोखिम भी देख लिए। अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। बिल्कुल। 2026 के लिए मल्टी बैगर की जो संभावनाएं हैं, उनके पीछे उद्योग के क्या टेलविंड्स काम कर रहे हैं, ब्रोकरेज फर्म्स क्या कह रही हैं। दृष्टिकोण काफी आशाजनक है। यूनिवर्स ने अपना बेस केस टारगेट 382.3 रखा है और बुल केस 425.5। लेकिन ईस्टर्न फाइनेंशियर्स और मैक्सिमस सिक्योरिटीज का विश्लेषण थोड़ा अधिक आक्रामक है। उन्होंने FY26 के लिए 31x के PE मल्टीपल पर 500 रुपए का लक्ष्य दिया है। एक मिनट, 31x का PE मल्टीपल? किसी होटल कंपनी के लिए इतना ऊंचा वैल्यूएशन क्यों? क्योंकि आमतौर पर ऐसे मल्टीपल्स तो FMCG कंपनियों को मिलते हैं ना। क्या बाजार उन्हें एक कंज्यूमर लग्जरी ब्रांड की तरह देख रहा है? हाँ, आप कह सकती हैं। 31x का PE उन्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि वे कर्ज मुक्त है और उनका मार्जिन प्रोफाइल असाधारण है। बाजार हमेशा सुरक्षा और मजबूत ब्रांड के लिए प्रीमियम देता है। अच्छा, और ये 500 रुपए का लक्ष्य हासिल करने के लिए ट्रिगर क्या होगा? विस्तार योजनाएं। 2030 तक 15 नए होटल जोड़ने की योजना है। इसमें एक बहुत खास प्रोजेक्ट है, द ओबेरॉय विंध्य विलास। अरे, ये मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वाला प्रोजेक्ट है ना? हाँ, जो दिसंबर 2024 में खुलने जा रहा है। ये वन्य विलास की तर्ज पर ही एक अल्ट्रा लग्जरी वाइल्ड लाइफ अनुभव होगा। और मैंने रिपोर्ट्स में ये भी पढ़ा था कि वे अब होटल्स की चार दीवारी से बाहर निकलकर स्टैंड अलोन F&B सेगमेंट में भी कदम रख रहे हैं। जैसे मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में अमाडियो बाय ओबेरॉय। जी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाला आंकड़ा तो उनके फ्लाइट केटरिंग वाले व्यवसाय से था। अरे हाँ, वो सेगमेंट बहुत मजबूती से वापसी कर रहा है। उसमें उनका मार्जिन 38% तक पहुंच गया है। 38% मार्जिन फ्लाइट केटरिंग में? ये कैसे संभव है? मतलब एक आम रेस्टोरेंट तो 15-20% के लिए संघर्ष करता है। क्योंकि यहाँ B2B व्यापार है। जब आप एयरलाइंस को केटरिंग देते हैं तो मांग पहले से तय होती है। अच्छा, कोई मार्केटिंग खर्च नहीं। बिल्कुल, ये एक कारखाने की तरह काम करता है जहां बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। लेकिन क्योंकि ब्रांड ओबेरॉय है, एयरलाइंस प्रीमियम कीमत चुकाने को तैयार रहती है। मतलब मास प्रोडक्शन और लग्जरी प्राइसिंग का एक दुर्लभ संयोजन जो मार्जिन को सीधे 38% तक ले जाता है। ये तो वाकई एक शानदार विश्लेषण है। लेकिन अंततः इन सभी व्यवसायों के फलने फूलने के लिए ये जरूरी है कि लोग भारत आएं और दिल खोल के खर्च करें, है ना? और इसी मोर्चे पर EIH को सबसे बड़ा समर्थन मिल रहा है। भारत का टूरिज्म बूम। भारत आज दुनिया के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और पसंदीदा विकल्प बन रहा है। मैंने देखा कि 2024 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगभग 19% की वृद्धि का अनुमान है। जी,
जो कि एक बहुत बड़ा टेलविंड है। तो इस चर्चा का सार यह है कि ये कहानी सिर्फ एक होटल कंपनी के स्टॉक तक सीमित नहीं है। ये भारत में प्रीमियम खपत की उस बड़ी थीम का हिस्सा है जहां लोग अब सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, अनुभवों के लिए खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल। और EIH लिमिटेड अपनी बेजोड़ ब्रांड वैल्यू, अतिथि ही सब कुछ है वाली विरासत और कर्ज मुक्त बैलेंस शीट के साथ इसका फायदा उठाने के लिए एकदम सही स्थिति में है। फिर भी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले वो छोटे स्केल और साइक्लिकल जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनके बारे में हमने बात की। बिल्कुल। वैश्विक मंदी कभी भी इस तेजी को धीमा कर सकती है। तो इस विस्तृत चर्चा को यहीं समेटते हैं, लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचारणीय प्रश्न जो शायद स्प्रेडशीट पर नहीं दिखता। वो क्या? देखिए, आज हम AI और तकनीक के युग में जी रहे हैं। Airbnb, लक्स जैसे विकल्प आ गए हैं जहां आप ऐप से पूरी हवेली किराए पर ले सकते हैं। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या वो पारंपरिक ओबेरॉय धर्म और व्यक्तिगत मानवीय स्पर्श, जहां दरवाजे पर कोई इंसान आपका नाम लेकर स्वागत करता है, क्या वो नए युवा अरबपतियों को आकर्षित कर पाएगा? ये लग्जरी के भविष्य की सबसे बड़ी बहस है। क्या लग्जरी का मतलब सिर्फ ऑटोमेशन और तकनीक होगा, या फिर वो पुरानी मानवीय मेहमान नवाजी जो सिर्फ एक इंसान दे सकता है? बिल्कुल। क्या तकनीक पिकासो की पेंटिंग की एक डिजिटल कॉपी तो बना देगी, लेकिन उस ब्रश के स्ट्रोक का असली एहसास दे पाएगी? बहुत ही गहरा सवाल है। ये सवाल हम श्रोताओं के विचार के लिए छोड़ते हैं। वित्तीय बाजारों में अपना खुद का शोध ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, इसलिए श्रोताओं से गुजारिश है कि वे इन सभी स्रोतों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन जरूर करें। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।